हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग आज करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? कैपेसिटेंस पढ़ा हुआ है। उसके पहले क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पढ़ा हुआ है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अगर ऐसे बात करें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद करंट, तो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग पढ़ेंगे करंट क्या होता है, कैसे फ्लो करता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले करंट की बात हो रही है, करंट की डेफिनेशन की बात हो रही है। तो करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट क्या होता है? करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कहीं पर चार्ज फ्लो करे इसका मतलब इलेक्ट्रिक करंट है। क्लियर है? इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कहीं भी चार्ज फ्लो करेगा तो करंट है, चार्ज नहीं फ्लो करेगा करंट नहीं है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये देखिए करंट की अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्लियर है कि नहीं? फिजिक्स में दो नाम हमेशा याद रखिए, एक रेट एक ग्रेडियंट। याद रहेगा? दो नाम याद रखिए, एक नाम होता है रेट, देखो बात चली है तो बता देते हैं, और एक नाम होता है ग्रेडियंट। रेट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी कभी चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ग्रेडियंट क्या होता है? ये होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ओके, जैसे आपने लिखा पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपने लिखा टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का मतलब होता है चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और रेट का मतलब क्या होता है? चेंज निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है I इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी। अब यहां से देखिए डी क्यू का फॉर्मूला कितना? आई डी टी। डी क्यू का फॉर्मूला कितना है? ये देखिए अलग से लिख दें, डी क्यू का फॉर्मूला है आई डी टी, या ये कह सकते हैं क्यू अगर निकालेंगे टोटल तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। क्या लिख सकते हैं बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी फ्रॉम T1 टू T2। तो ये क्या निकल आया? ये जो निकल के आया है ये है चार्ज फ्लोन। कितना चार्ज फ्लो करेगा इसको क्यों लिखेंगे, और ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। कल को अगर आप इसको इंटीग्रेट करें तो आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा कितना? I इंटू टी टू माइनस T1, या इसको लिख सकते हैं I इंटू डेल्टा टी। लेकिन ये कब मिलेगा बताइए? यहां पर हमने करंट को कांस्टेंट लिया हुआ है, करंट को कांस्टेंट लिया है। अगर करंट कांस्टेंट है, अगर ये वाला पार्ट कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे चार्ज को लिख सकते हो I डेल्टा टी। क्या लिख सकते हो? I डेल्टा टी। और करंट कांस्टेंट जो होता है इसको डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, स्टेडी करंट भी कहते हैं। क्लियर है? क्या नाम दिया जाता है इसको? डायरेक्ट करंट और स्टेडी करंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो व्हाट इज करंट? इलेक्ट्रिक करंट मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो करेगा करंट आएगा। बाकी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता ही है करंट के बारे में। करंट कैसी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा, करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। करंट इज एम्पियर। करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है, और जो करंट की यूनिट है वो हमारी एम्पियर होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, आपको ऑलरेडी याद होगा इसमें। ठीक है? तो यहां पर जो है बेसिक इंफॉर्मेशन करंट के बारे में हम लोगों को मिली कि करंट होता क्या है और करंट की यूनिट क्या है, करंट का नेचर क्या है। करंट स्केलर क्वांटिटी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, चार्ज स्केलर है, उसका रेट ऑफ फ्लो भी क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगी। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है द करंट इन द वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। ये देखिए करंट का टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है। भाई अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी हम लोगों ने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट पढ़ा, तो वही है, उसी पर एप्लीकेशन है। देखो बेस क्या, करंट कितना दिया है? 5 + 3t स्क्वायर। और क्या कह रहे हैं? वेयर I इज इन एम्पियर एंड T इन सेकेंड एंड Q कूलम चार्ज पास अक्रॉस अ सेक्शन एट एन इंटरवल T इक्वल टू 5 एंड T इक्वल टू 10। द कांस्टेंट करंट which would transport same charge in the same time interval is
समझिए क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और दो चीजों को मिला के बना है। दो चीजों को कैसे? पहले तो आपको यह पता करना है कि 5 सेकंड से लेकर के और 10 सेकंड के बीच में, सुन रहे हैं आप, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में चार्ज कितना फ्लो हो रहा है। फिर आपको क्या करना है, उस चार्ज को फ्लो कराने में, उस चार्ज को फ्लो कराने में अगर कांस्टेंट करंट इन्वॉल्व हो जाए तो वो कितना कांस्टेंट करंट होगा, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहां पर करंट हमको दिया हुआ है, तो यहां देखिए करंट का फॉर्मूला होता है dq बाई डी टी इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 5 प्लस 3t स्क्वायर। कुछ मत करिए, सबसे पहले जो करंट दिया है उसको आप लिख लीजिए। करंट है dq बाई डी टी 5 प्लस 3t स्क्वायर। अब देखो t वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो ये कितना होगा dq, ये आएगा 5 प्लस 3t स्क्वायर dt आ गया कि नहीं। dq क्या हो गया, 5 प्लस 3t स्क्वायर dt आ गया। अब यहां से आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो q कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 5 प्लस 3t स्क्वायर और dt, कहां से कहां तक, 5 से 10, क्यों, यही तो होगा। टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, इंटीग्रेट कर दिया जाए। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे देखो तो q कितना निकलेगा, ये आएगा देखो 5t प्लस यहां पर आ जाएगा 3 और t की पावर 3 अपॉन 3, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक होगी, 5 से 10, क्यों भाई, यही तो होगा कि नहीं होगा। लिमिट समझ में आ रही है। दूसरी बात, इंटीग्रेशन कैसे हुआ, केवल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का काम का, x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यही तो होता है। अब आइए इसमें, ये आएगा q इक्वल्स टू, लिमिट रख दी जाए। देखो लिमिट कैसे रखोगे, 5, यहां पे आएगा 10 माइनस 5 प्लस ये 3 कैंसिल है, यहां पर आएगा 10 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस q की जगह पर क्या कर देंगे, आई डेल्टा टी सीधे लगा देंगे। क्यों, उसने कहा है कि कांस्टेंट करंट कितना होगा सेम टाइम इंटरवल में उतना चार्ज फ्लो कराएगा, इट विल ट्रांसपोर्ट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है। तो यहां क्या करेंगे, सीधे सीधे लिख देंगे आई डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना है 10 माइनस 5, तो 5 हो गया। अब यहां से देखिए ये कितना आ जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा 5 और ये आएगा 5, तो ये हो गया 25 प्लस यहां क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिल जाएगा, यहां पर आएगा देखो 1000 माइनस 125 आएगा, 1000 माइनस 125, तो ये आ जाएगा 875, ये आ जाएगा 875 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इन दोनों को ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड कर दो, तो आई की वैल्यू आ जाएगी, इनको आप ऐड कर दीजिए, तो ये आया देखो 900 अपॉन 5 आ जाएगा कि नहीं, ये कितना आ जाएगा बताइए, 900 अपॉन 5, अगर 900 अपॉन 5 करेंगे तो 180 एम्पियर होगा कि नहीं, कितना आ जाएगा 180 एम्पियर। देख रहे हैं आप, सेकंड आंसर है कि नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। फिर से देख लेते हैं, करंट दिया था, साफ साफ देख के पता चल रहा है कि वेरिएबल है। क्यों पता चल रहा है, क्योंकि देखो टी पर डिपेंड कर रहा है ये, अगर टी पर डिपेंड कर रहा है तो ये वेरिएबल हुआ कि नहीं हुआ। अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले चार्ज निकाल लिया, चार्ज निकालने के बाद इक्वल टू किसके कर दिया बताओ, आई डेल्टा टी, तो कितना कांस्टेंट करंट होगा ये कैलकुलेट कर लिया। तो छोटी सी चीज हमने पढ़ी, उस पर देखो डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आया है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में। यहां देखिए, नेसेसरी कंडीशंस फॉर द फ्लो ऑफ करंट, अगर करंट को फ्लो होना है तो नेसेसरी कंडीशंस कौन सी हैं। भाई आपने कहा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन ऐसे थोड़ा फ्लो करेगा, कंडीशंस क्या क्या हैं। तो कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्री चार्ज कैरियर। जब तक फ्री चार्ज कैरियर नहीं होंगे तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा, याद रहेगा। और दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक ये दोनों कंडीशन नहीं होगी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप कितना भी हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, लेकिन अगर कल को इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मान लीजिए मार्कर है ये प्लास्टिक से बना है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, अरे भाई तो करंट कहां से आ जाएगा।
आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहे हो, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, आप अपसेट हो रहे हो, अरे भाई हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, करंट आ नहीं रहा है, तो बात गलत है। ऐसा नहीं, इसके पास फ्री चार्ज कैरियर नहीं है तो ये करंट फ्लो नहीं कराएगा। दूसरी बात, आप मार्केट गए, बाजार गए और आप गोल्ड या कॉपर या जो भी अच्छा कंडक्टर है उसका तार खरीद के लाए और आपने ला करके रख दिया और अब कहा भाई इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, अरे तो भाई कहां से फ्लो हो जाएगा, पहले आप पोटेंशियल डिफरेंस तो लगाओ। तो दोनों चीजें कंपलसरी हैं, दोनों कंपलसरी हैं। क्या आप पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाओगे, कितना भी अच्छा कंडक्टर हो करंट फ्लो नहीं कराएगा। दूसरी बात क्या होगा, आप कितना भी खराब कंडक्टर लगा लो लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस भर से चाहोगे कि करंट फ्लो कर जाए तो नहीं होगा। कंडक्टर अच्छा होना भी जरूरी है और दूसरी बात पोटेंशियल डिफरेंस का होना भी जरूरी है। तो ये दोनों नेसेसरी कंडीशन है, बोथ आर नेसेसरी। और ये देखिए फ्री चार्ज कैरियर में कौन कौन आता है, इलेक्ट्रॉन आता है, आयंस आते हैं, एटसेट्रा। याद करिए सेमीकंडक्टर में एक नाम और आता है, होल्स होते हैं। सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं जिनको हम लोग पॉजिटिव आयन के जैसा मान लेते हैं, तो वो भी आपके फ्री चार्ज कैरियर में ही गिने जाते हैं। तो कोई भी फ्री चार्ज कैरियर हो सकता है, जरूरी नहीं कि आप इलेक्ट्रॉन ही हो, आयंस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइट होता है वहां पर आयंस होते हैं। आ रहा समझ में कि नहीं? अब आइए नेक्स्ट क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ करंट, कितने टाइप के करंट होंगे। क्योंकि पढ़ने के पहले मैं आपको सारी आउटलाइन देना चाहूंगा कि पूरे टाइप कितने मिलेंगे, कहीं भी नाम सुनेंगे तो आपको अजीब ना लगे कि यार ये कौन सा करंट आ गया, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो मैंने सारे करंट के टाइप स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कस कर लूंगा। आइए देखते हैं, पहला जो टाइप है, पहला जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ है चार्ज कैरियर। अगर चार्ज कैरियर की मैं बात करूं तो दो टाइप का करंट होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, एक होता है आयोनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है फ्लो ऑफ आयंस, ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। और ये मेटल्स में होता है, ये करंट हमको कहां मिलता है, मेटल्स में। आयोनिक करंट क्या होता है, ये होता है फ्लो ऑफ आयंस, फ्लो ऑफ आयंस। आयंस जब फ्लो करेंगे, आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। तो जब आयंस का फ्लो होता है तो वहां पर क्या होता है, आयोनिक करंट होता है। क्लियर है? तो क्या फ्लो हो रहा है, इसके बेसिस पर अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आयोनिक करंट हो गया। तो ये पहला क्लासिफिकेशन करंट का दो टाइप्स में। अब आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फ्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट फ्लो हो रहा है तो किस मेथड से फ्लो हो रहा है, जिस मेथड से फ्लो होगा उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होगा उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फ्लो, वो क्लासिफिकेशन है। आइए देखते हैं, मेथड ऑफ फ्लो में देखो तीन टाइप हैं, कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, डिफ्यूजन करंट। समझ रहे हैं आप, कितने टाइप का करंट है, पहला कौन सा है, पहला कंडक्शन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, तीसरा डिफ्यूजन। कंडक्शन देखो क्या होता है कि जैसे मान लो आपने एक मेटेलिक कंडक्टर लिया, ठीक, अब मेटेलिक कंडक्टर में आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन भाई फ्लो होने लगते हैं उल्टी तरफ। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे को देता है, तीसरा चौथे को देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर होगी कि नहीं, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को एनर्जी फ्लो कराएंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, तो ये कंडक्शन होता है। कंडक्शन का मतलब जब एक दूसरे को दे, दूसरा तीसरे को दे, और ये मेटल्स में होता है। जब आप मेटलिक में स्टडी करेंगे, मेटलिक कंडक्टर में स्टडी करेंगे तो वहां पर जो करंट होता है वो कंडक्शन करंट है। अब आइए दूसरा टाइप में बताता हूं, डिस्प्लेसमेंट करंट। ये मैं नहीं बताता हूं, मैक्सवेल ने बताया था। मैक्सवेल का डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है। इन्होंने ये कहा था कि जैसे मान लो कोई कैपेसिटर है, ठीक, कोई कैपेसिटर है और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो करंट चलता है, ट्रेवल करता है, वो आप ऐसे याद कर लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप का। एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में मीडियम तो है नहीं, मेटल तो है नहीं, कंडक्टर तो है नहीं, एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच में जो करंट जा रहा है वो कहां से जा रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। और ये आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से आता है।
तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। और इन्होंने ये कहा था कि बिना मीडियम के भी करंट फ्लो कर सकता है, लेकिन अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी करे तो। क्या वेरी करे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं वेरी करेगा तो नहीं फ्लो करेगा। तो ये कहलाता डिस्प्लेसमेंट करंट। आप ऐसे याद कर लो कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो होता है वो बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर फ्लो कर सकता है, और वो बिना मीडियम के भी फ्लो कर लेता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रैवल कर सकता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो डिस्कवरी है वो यहीं से स्टार्ट हुई थी, डिस्प्लेसमेंट करंट से। अगला करंट आइए, अगला करंट है डिफ्यूजन करंट। ये डिफ्यूजन करंट कहां आता है? डिफ्यूजन करंट आता है सेमीकंडक्टर में। ये जो डिफ्यूजन करंट आपको मिलेगा ये सब जगह नहीं मिलता है, ये सेमीकंडक्टर्स में मिलता है। सेमीकंडक्टर्स में एक्चुअली होता क्या है? सेमीकंडक्टर में एक्चुअली दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन और एक होता है होल। ये दो होते हैं। तो जब दो टाइप के चार्ज कैरियर हैं तो एक दूसरे की तरफ ये डिफ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? डिफ्यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाता है? होल की तरफ। होल कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन की तरफ। क्लियर है? इनका डिफ्यूजन होता है। क्यों डिफ्यूजन होता है? क्योंकि जो फ्री चार्ज कैरियर हैं उनका बिहेवियर गैस के मॉलिक्यूल जैसा होता है। समझ रहे हैं आप? और गैस में डिफ्यूजन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। तो वही यहां भी होता है, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है दूसरी तरफ होल ज्यादा है, जब इनको फ्री कर देंगे तो ये एक दूसरे की तरफ जाएंगे। तो सिमिलरली जैसे गैस में डिफ्यूजन होता है वैसे चार्ज कैरियर का भी डिफ्यूजन सेमीकंडक्टर में होता है, और इसका नाम ही हम लोगों ने रख दिया है डिफ्यूजन करंट। ठीक है? तो ये नाम आपको कहां सुनाई देगा? सेमीकंडक्टर। क्लियर है कि नहीं? अब आइए नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन किया ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे किया है। तीन यहां पर नाम आपको सुनने में आएंगे। पहला नाम कौन सा है? डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं इसको। दूसरा नाम आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट या एसी बोलते हैं। और तीसरा होता है ट्रांजिएंट करंट या इसको टीसी बोलते हैं। ये तीन टाइप का करंट होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के हिसाब से। आइए तीनों को बहुत अच्छे से समझाते हैं क्योंकि यही तीन हमारे ज्यादा काम के। समझ में आ रहा है? आइए देखते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर मैं ग्राफ बना के समझाऊं तो ज्यादा क्लियर होगा। ये मान लीजिए करंट है, ये टाइम है। अगर आप डीसी का ग्राफ बनाएंगे तो डीसी का ग्राफ देखो ये बनेगा। बनेगा ना, तो डायरेक्शन बदल रही है ना मैग्नीट्यूड बदल रही है, दोनों चीजें सेम है। क्या क्या सेम है? डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड ये भी सेम है, ये भी चेंज नहीं हो रहा है। ये दोनों चीजें सेम है या कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा है। क्या क्या चेंज नहीं हो रहा है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज नहीं हो रहा है। जो बैटरी से हमको करंट मिलता है, सेल से जो करंट मिलता है वो डीसी होता है। उसमें पोलैरिटी फिक्स होती है, पॉजिटिव एक तरफ फिक्स है, नेगेटिव एक तरफ है, करंट की डायरेक्शन फिक्स है। याद रहेगा? अब आइए दूसरा वाला, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग में क्या होता है? करंट का जो डायरेक्शन है वो हार्मोनिकली चेंज होता है। ये देखो, करंट और टाइम का अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो हार्मोनिक वेरिएशन है। ये देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये कौन है? निगेटिव हाफ साइकिल। और जैसे जैसे डायरेक्शन बदलती है उसी के अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड भी बदलता है। तो यहां पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हार्मोनिकली चेंज होता है टाइम के साथ। कैसे चेंज होता है? हार्मोनिकली चेंजेस विद टाइम। ये देखिए, हार्मोनिकली चेंजेस विद टाइम, चेंजेस विद टाइम। ये टाइम के साथ हार्मोनिकली चेंज होता है। हार्मोनिक का मतलब अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, अपनी डायरेक्शन को रिपीट करेगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये कौन सा है? निगेटिव हाफ साइकिल। तो ऐसा करंट क्या करता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हार्मोनिकली चेंज होता है। क्लियर है? तीसरा करंट कौन सा है? ट्रांजिएंट करंट है। ट्रांजिएंट करंट में क्या होता है? ग्राफ देखेंगे एकदम क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, आपने मान लीजिए करंट का ग्राफ टाइम के साथ बनाया, ये ग्राफ ऐसे बना। पहचानिए इस ग्राफ को, ये कैसा ग्राफ है? एक्सपोनेंशियल। कैसा ग्राफ है ये? एक्सपोनेंशियल। तो अगर एक्सपोनेंशियली बदले, कैसे बदले? एक्सपोनेंशियली बदले, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। तो ट्रांजिएंट करंट की क्या डेफिनेशन हुई? द करंट
whose magnitude changes exponentially with time। इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, दोनों बातें हैं, इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट। इसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है, इसमें एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होता है, इसमें जो वेरिएशन होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है टाइम के साथ, या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, आइदर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये कितने टाइप का करंट हो गया, हर बेसिस पर अगर गिन ले तो टोटल हमारे पास 6 ये है और 2 वो है, तो टोटल 8 टाइप का नाम आपको सुनाई देगा करंट का। आपको कैसे क्लासिफिकेशन करना है वो मैंने आपको बताया। क्लियर है? अब ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ये बेसिकली डीसी है, ये जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट वाला है। इसमें हम उस करंट को पढ़ेंगे जो हमको सेल या बैटरी से मिलता है, उस करंट को पढ़ेंगे जिसकी डायरेक्शन सेम होती है, उस करंट को पढ़ेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी वेरिएबल अगर है तो इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। लेकिन ये दोनों जो करंट है वो यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे अभी फिलहाल, बाकी बाद में इनको डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए देखते हैं इसके बाद और क्या है। अब देखिए फिर वही बात, चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ आपको बेसिक डेफिनेशंस मैं बता देता हूं जो चैप्टर में आपको अंदर मिलेंगी और उनको बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही देखो शुरुआत में लिस्ट बना दी है बेसिक डेफिनेशंस की। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहला जो नाम मिलेगा वो मिलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड। क्या होता है ड्रिफ्ट स्पीड? जब आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जिस एवरेज स्पीड से मूव करते हैं उनको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर हो रहा है? क्या हुआ? द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव इनसाइड द कंडक्टर व्हेन external potential difference is applied। external potential difference is applied। जब हम बाहर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उनकी एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, जा रहे थे इलेक्ट्रॉन टकरा गए किसी से, टकरा गए तो भाई अपनी वेलोसिटी किसी और को दे देंगे, खुद रेस्ट में आ जाएंगे, तो उनकी वेलोसिटी बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हमने एवरेज वर्ड यूज किया है। तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के बाद उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? एक बात, अगला नाम क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है जिस समय इलेक्ट्रॉन रिलैक्स है। नाम देखो यहां पर रिलैक्स वर्ड लगा है, जब इलेक्ट्रॉन रिलैक्स होता है तब जो टाइम इंटरवल होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम। और आप ऐसे सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जब दूसरे से कोलाइड नहीं करेगा तो रिलैक्स होगा, और जब वो रिलैक्स होगा तो मूव करेगा। इसका मतलब है कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और उतनी देर इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उसकी स्पीड बढ़ती है। क्या हो गया? एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम में भी अलग अलग निकल सकता है, पहली बार का रिलैक्सेशन टाइम कुछ और है, दूसरी बार का कुछ और है, तो हम लोग यहां भी टोटल एवरेज वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? तो पहला टर्म कौन है? ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और दूसरा नाम कौन है? रिलैक्सेशन टाइम। आइए तीसरा टर्म देखते हैं। ये देख, तीसरा जो टर्म है वो है करंट डेंसिटी। तीसरा टर्म है करंट डेंसिटी, इसको हम लोग जे से लिखते हैं करंट डेंसिटी। क्या होता है करंट डेंसिटी? करंट पर यूनिट एरिया। करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया। करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? करंट डेंसिटी। ये देखिए J इक्वल्स टू डी आई अपॉन डी ए, करंट अपॉन एरिया, डी आई अपॉन डी ए, या डी आई को लिख सकते हैं J डॉट डी ए। कुछ समझ में आया? यहां पर J के ऊपर वेक्टर का साइन लगा है, तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। करंट डेंसिटी इज अ
वेक्टर क्वांटिटी। करंट स्केलर है, करंट स्केलर है, लेकिन करंट डेंसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। करंट से रिलेटेड दो क्वांटिटी ऐसी हैं जो वेक्टर हैं। करंट से रिलेटेड एक क्वांटिटी कौन सी है? करंट डेंसिटी, ये वेक्टर है। और दूसरा एक नाम और आएगा आगे चल करके, करंट एलिमेंट, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। और वो क्या होती है? करंट इंटू लेंथ होती है। करंट एलिमेंट मैं लिख दे रहा हूं, अगला जो नाम आएगा इसमें वो आएगा करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट होता है आईडीएल, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? तो करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट एलिमेंट वेक्टर है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अब आएगा आगे, आइए नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी है? दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी, नेक्स्ट क्वांटिटी इज मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी, इसको म्यू से लिखा जाता है। अब आप सुनिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आ रही है? अगर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ? मोबिलिटी अच्छी हुई। अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, कम वेलोसिटी हुई, इसका मतलब मोबिलिटी कम है। तो याद रहेगा, मोबिलिटी का मतलब होता है कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डेवलप करना। तो ये मोबिलिटी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। और मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलते हैं मोबिलिटी। जैसे आगे चल के एक बात आपको बताएं, अगर आप इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी निकालेंगे तो अच्छी आती है। जैसे जैसे आयंस की बात करेंगे, आयंस की साइज अगर बड़ी है तो बड़ी साइज का जितना आयन होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, क्योंकि साइज बड़ी होगी तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा मूव कराने के लिए, तो उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, इसलिए उसमें क्या होता है? मोबिलिटी अच्छी होती है। क्लियर है कि नहीं? आगे आइए नेक्स्ट। अगला नाम क्या है बच्चा? रेजिस्टेंस। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का नाम ही दिख रहा है साफ। रेजिस्टेंस का मतलब है ऑपोजिशन, रोकना। तो रेजिस्टेंस का मतलब ऑपोजिशन किसका? फ्लो ऑफ करंट। जब करंट फ्लो करता है तो उसको जो अपोज करती है क्वांटिटी या जो प्रॉपर्टी उसको अपोज करती है, उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो यहां पर क्या है? रजिस्टिविटी कहलाती है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाती है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक? और अगर आप इसको पलट दें, रो को पलट दें, तो सिग्मा, सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्लियर है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं इसको। एक बात और याद रखिएगा, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो ओम होती है। ये आपकी होती है ओम, और रजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर। ठीक है? रजिस्टिविटी की ओम मीटर। इनको पलट देंगे तो आपको रजिस्टिविटी की मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? तो रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी होती है इसलिए रेजिस्टेंस होती है। रजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को डेवलप करती है। याद रहेगा, रजिस्टिविटी वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस को डेवलप करती है। अगर किसी के पास रजिस्टिविटी नहीं है तो वो रेजिस्टेंस को डेवलप नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? तो उस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं हो। क्लियर है? तो रजिस्टिविटी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट है। रेजिस्टेंस उसका इफेक्ट है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए यहां पर क्वेश्चन है, इन कॉपर वायर 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री पर एटम, इट्स डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड इट्स मास नंबर 64 ग्राम पर मोल। इफ कॉपर वायर हैज रेडियस 0.5 millimeter and carries current of 2 ampere, find drift velocity of electrons। इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो पूछ रहा है क्या होगी? व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स?
तो जो करंट है उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्लियर है? ये क्वेश्चन किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है रिलेशन ऑफ क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी विद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका क्या रिलेशन है, उस पर बेस्ड है। तो पहले तो वो रिलेशन देख लिया जाए, क्या रिलेशन होता है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो रिलेशन है वो देख लिया जाए। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये आपने कोई कंडक्टर बनाया, ये मान लीजिए प्लस, ये क्या है माइनस। अब यहां पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इधर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं भाई। अब यहां पर जरा देखिए, अगर मान लीजिए एक छोटा सा हम क्रॉस सेक्शन बना लें, यहां पर ये हमने छोटा सा क्रॉस सेक्शन बनाया, ए एरिया है, डेल्टा एक्स मान लीजिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ले लिया, छोटा सा छोटा पार्ट ले लिया। अब इस पार्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन मान लीजिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर, नंबर ऑफ क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। अब ये देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर एन हो गए तो एन की वैल्यू क्या होगी, एन आ जाएगा स्मॉल एन ए डेल्टा एक्स। ये कहां से आया भाई, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोला जाता है। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना ये, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दिया, वॉल्यूम से कर दिया, तो इस क्रॉस सेक्शन के अंदर के इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब बताइए चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है यहां पर Ne, चार्ज का फॉर्मूला Ne, तो यहां पर लगा देंगे n कितना है, ये है n a डेल्टा x इंटू ई, तो करंट क्या होगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, तो ये आएगा Na डेल्टा x E अपॉन डेल्टा T। ये हो गया कि नहीं हो गया, यहां पर ये देखो डेल्टा x अपॉन डेल्टा T क्या हो गया, वेलोसिटी हो गई कि नहीं। तो यहां पर करंट का क्या फॉर्मूला है, NaEVd, यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसको क्या कहा जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है I अपॉन NEA, ये वैल्यू आ जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना है, I अपॉन NEA, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ, करंट, और इसी में देखिए क्वेश्चन बना हुआ है यहां पर। क्यों भाई, कॉपर वायर है और इन्होंने बोला है कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, और क्या बोला हुआ, रेडियस है, वो पूछ रहा कि बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो ये रिलेशन हमको चाहिए होगा कि नहीं। तो क्या रिलेशन मिल गया हम लोगों को, देखो हम लोगों को रिलेशन मिल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी I अपॉन NEA। ओके, अब आगे आइए इसको सॉल्व कैसे करें। करंट तो देखो डायरेक्टली दिया है, कुछ नहीं करना है, करंट तो सीधे 2 एम्पियर दिया है। अब आपको एरिया निकालना है, तो देखो रेडियस दे रखी है, एरिया बड़े आराम से निकल आएगा। एरिया कितना निकलेगा, पाई, और 0.5 मिलीमीटर है ना, -3 का स्क्वायर होगा, क्या मिलेगा पाई, इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 होगा, 10 टू दी पावर -3 होगा। तो ये देखो 0.25 पाई और 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर, ये तो एरिया हो गया भाई, हो गया एरिया की नहीं। अब देखो एरिया की बात हो गई, करंट की बात हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आप सबको पता है कितना होता है, 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम, ई हो गया। अब काम की चीज क्या बची, एन बच रही है कि नहीं, क्या बच रही है बताइए, काम की चीज बच रही है एन। एन कैसे निकालोगे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो एन निकालते हैं। देखो एन निकालने के लिए देखिए एक बात यहां देखिए, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये जो डेंसिटी है 9 ग्राम है ना, तो 9 ग्राम रहने देना, मीटर क्यूब में ले आओ, तो 10 टू दी पावर -6 मीटर क्यूब, तो ये कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 ग्राम पर मीटर क्यूब। आप कहोगे ये क्यों हमने किया,
क्यों किया? क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट लगाने जा रहे हैं। क्या लगाने जा रहे हैं? मोल कॉन्सेप्ट। देखो मोल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 64 ग्राम पर मोल है। 64 ग्राम पर मोल है कि नहीं है? 64 ग्राम पर मोल है। और यहां पर कितना आ रहा है पर मीटर क्यूब? 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 ग्राम है कि नहीं? 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 ग्राम है। इसका मतलब यहां से हमको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एटम मिल जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ एटम मिलेंगे, ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम दिया है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स निकाल लो। नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे पर वॉल्यूम पर मीटर क्यूब? ठीक है ना? कितने होंगे बताइए? गिवन मास कितना है? 9 इंटू 10 टू दी पावर 6 अपॉन क्या होगा? अपॉन 64 मोलर मास हो जाएगा। ये नंबर ऑफ मोल आ गए और इनटू क्या लगा देंगे? 6.02 10 टू दी पावर 23 लगाएंगे कि नहीं? ये क्या निकाल लिया बताइए? ये हम लोगों ने निकाल लिया नंबर ऑफ एटम्स। क्यों भाई? डेंसिटी कितनी दे रखी है? 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको पर मीटर क्यूब में ले आना, SI यूनिट में। ग्राम रहने देना। ग्राम इसलिए रहने देना क्योंकि मोलर मास ग्राम में निकालते हैं। ये देखो 64 ग्राम पर मोल है। अब ये देखो 9 इंटू 10 पावर 6 अपॉन 64 किया तो ये क्या निकल आया हमारा? ये हमारा निकल आया नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल को हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये नंबर ऑफ एटम। और जितने एटम है उतने ही तो इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू क्या निकल आई बताइए? सेम ये है 9 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 29 अपॉन 64 हुआ। इतने पर मीटर क्यूब निकले कि नहीं? अब आपको कुछ नहीं करना है, उठा करके इस फॉर्मूले में रख देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? आपको क्या करना है? यहां पे देखो ये सारी वैल्यूज को उठा करके इसमें रख देना है। तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या मिलेगा? देखो आई कितना है? 2 एम्पियर है अपॉन एन कितना आ रहा है? देखो 9 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 29 और 64 ऊपर हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? ई कितना है? 1.6 10 टू दी पावर -19 हो गया। फिर एरिया कितना है? ये लिखा हुआ है यहां पर, एरिया कितना हो गया? इंटू पाई 0.25 और 10 टू दी पावर -3। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग में आएगी 10 टू दी पावर -4। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इसका जो ऑर्डर है वो 10 टू दी पावर -4 के ऑर्डर का होता है। इसलिए ये वैल्यू कुछ भी आएगी साथ में 10 टू दी पावर -4 आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आंसर जो लिखेंगे, ऑप्शन जो आता है वो ऑर्डर का ही आता है। तो इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 टू दी पावर -4 मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर का। बाकी हम कैलकुलेट तो पूरा डिटेल कर ही लेंगे। तो ये तरीका समझ में आया। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया भाई? सबसे पहले हम लोगों ने ये रिलेशन निकाला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? I अपॉन एन ई है। और उसको निकालने के बाद सब कुछ दिया हुआ था, सिर्फ आपको दिक्कत किसमें थी? n निकालने में दिक्कत थी। और n कैसे निकाला? आपको डेंसिटी दे रखी थी, डेंसिटी में ग्राम था, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये n निकल आए, उठा करके रख दिया, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के रिलेशन का है। तो अभी इस पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा? हम लोगों ने करंट क्या होता है वो सीखा, बेसिक डेफिनेशन सीखी, टाइप्स ऑफ करंट सीखा और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन सीखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का करंट के साथ रिलेशन और उस पर एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। अगले पार्ट में हम लोग ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।